अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज हमने एक नया कोर्स फिजिक्स 101 शुरू करने जा रहे हैं, फिजिक्स एंड इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। ये लेक्चर्स जो हैं 45 वीडियोस पे बने हुए हैं और ये वीडियोस जो डॉक्टर परवेज हैं उन्होंने बनाई हुई हैं। इस हैंडआउट में उसकी ब्रीफ समरी दी हुई है और 1 से लेके 23 तक जो है ये मिड टर्म का सिलेबस है और 24 से लेके 45 तक जो है ये फाइनल टर्म का सिलेबस है। लेकिन लाजमी नहीं होता कि ऐसे ही हो, समटाइम्स इसको प्रोफेसर को चेंज भी कर देते हैं। आए आज हम इसके पहले 3 लेक्चर्स पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स एंड दिस कोर्स, काइनेमेटिक्स 1 एंड काइनेमेटिक्स 2। समरी ऑफ लेक्चर 1, इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। सबसे पहली चीज कि फिजिक्स है क्या। फिजिक्स साइंस की ब्रांच है और साइंस जो है वो हमेशा कोई भी चीज तब अप्रूव करती है जब उसके पीछे कोई लॉजिक हो, उसके पीछे कोई रीजन हो, कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस मौजूद हो, वो ठीक हो। तो फिर ऐसा नहीं है कि किसी मशहूर साइंटिस्ट ने कोई बात कह दी तो वो बात ठीक है और हमने उसको साइंस का रूल मान लिया। जब भी कोई भी साइंटिस्ट, चाहे वो बहुत फेमस हो चाहे फेमस ना हो, कोई भी एक साइंटिस्ट बात करता है तो वो खुद तो एक्सपेरिमेंट कर ही रहा होता है, उसके अलावा बाकी सारे साइंटिस्ट भी उस एक्सपेरिमेंट को रॉन्ग प्रूफ करने की कोशिश करते हैं और उसको एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। जब वो डिफरेंट एरियाज के डिफरेंट साइंटिस्ट उस पर काम करते हैं और आंसर सेम आते हैं, रिजल्ट सेम आते हैं, तब वो चीज जो है वो साइंटिफिकली प्रूवन होती है, तब वो थ्योरी बनती है, तब वो लॉ बनता है। फिजिक्स इज अ साइंस। साइंस वर्क्स अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक मेथड। The scientific method accepts only reason, logic, and experimental evidence to tell between what is scientifically correct and what is not. यानी ये सारा कुछ करके फिर ही बताया जाता है कि ये चीज साइंस के लिहाज से ठीक है या नहीं। साइंटिस्ट डू नॉट सिंपली बिलीव। कभी भी कोई भी साइंटिस्ट किसी बात पे डायरेक्टली यकीन नहीं कर लेता। दे टेस्ट एंड कीप टेस्टिंग अंटिल सेटिस्फाई। वो तब तक एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं जब तक को सेम रिजल्ट्स नहीं आ रहे और वो वाकई उनको पता चल जाता है कि ये बात ऐसे ही है। Just because some big scientist says something is right, that thing does not become a fact of science. Unless a discovery is repeatedly established in different laboratories at different times by different people, or the same theoretical result is derived by a clear use of established rule. We do not accept it as scientific discovery. तब तक साइंटिफिक डिस्कवरीज को नहीं माना जाता किसी चीज को जब तक मुख्तलिफ लोग उस पर एक्सपेरिमेंट करके एक ही रिजल्ट ना आए। The real strength of science lies in the fact that it continually keeps challenging itself. यानी अब भी कोई कोई के बहुत कुछ डिस्कवर हो गया, बहुत कुछ बन गया, अब हमारे पास करने के लिए कोई फील्ड नहीं है, कोई काम नहीं। नो, इट्स रॉन्ग। नई से नई चीजें बन रही हैं, नई से नई इजादें हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। It is thought that the law of physics do not change from place to place. This is why laws of physics कभी भी जगह बदलने से नहीं बदलते। इसीलिए डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट साइंटिस्ट होंगे या जो भी उनका रिलेशन है, जो भी अ, जात वगैरह की है, वो जो रिजल्ट करते एक्सपेरिमेंट उनके रिजल्ट सेम आते हैं, करेक्ट आते हैं, तब ही वो लॉ जस्टिफाई होता है। It is thought that the laws of physics do not change from place to place. This is why experiments carried out in different countries by different scientists of any religion or race have always led to the same result if experiments have done honestly and correctly. We also think that laws of physics today are the same as they were in the past. यानी वो पास्ट में भी वैसे ही थे, तभी तो वो अभी तक चल रहे हैं, वरना वो ठीक ना होते तो आज वो रूल्ड आउट हो जाते। एविडेंस contained in the light that left distant star billions of years ago strongly indicates that the laws operating at the time were no different than those today. यानी जो
चांद की या सितारों की, सूरज की हम पे तक रोशनी आती है, वो पहले भी ऐसे ही आ रही थी, अब भी ऐसे आ रही है। उससे हमें पता चलता है कि फिजिक्स की लास्ट पहले भी वही थे, अभी वही। द स्पेक्ट्रा ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स देन एंड नाउ आर इम्पॉसिबल टू टेल अपार्ट इवन द फिजिस्ट हैव लुक्ड वेरी केयरफुल। स्पेक्ट्रा ग्राफ को कहते हैं, इनका जो ग्राफ बनता है वो अभी भी सही उस तरह से साइंटिस्ट जो है बता नहीं पा रहे। बताते हैं, बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन उसमें अभी भी बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी चीजें हैं जो अभी डिस्कवर होने वाली हैं। इस कोर्स में हम ये चार चीजें जरा गौर से पढ़ेंगे, जिसमें से ये क्वांटम मैकेनिक्स को थोड़ा कम डिस्कस किया जाएगा। सबसे ज्यादा हम करेंगे जो क्लासिकल मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और थर्मल फिजिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स यानी ये वो मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स पहली चीज आपको पता नहीं चाहिए कि जो चीजें बॉडीज, ऑब्जेक्ट्स मोशन में है उनकी स्टडी है। अब क्लासिकल मैकेनिक्स में भी दो तरह की आती है ना, मॉडर्न मैकेनिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स उसको हम कहते हैं, और एक क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स न्यूटन के लॉस जिन पे फॉलो होते हैं उसको कहते हैं, इसको न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी कहते हैं न्यूटन के नाम पे। Classical mechanics which deal with the motion of bodies under the action of forces. This is often called Newtonian mechanics as well. Electromagnetism. इससे सही नाम से ही जाहिर है, इलेक्ट्रिसिटी से निकला है, और मैग्नेटिज्म मैग्नेट से, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का आपस में क्या रिलेशन है वो यहाँ पे हम पढ़ते हैं। Whose objective is to study how charges behave under the influence of electric and magnetic field as well as understand how charges can create these field। यानी जो चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, उनकी जो फील्ड लाइंस हैं वो कैसे बनती हैं। इसी तरह मैग्नेट के पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, उसकी कैसे बनती है फील्ड, और ये जब आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है वो कैसे बनती है, वो सारा कुछ हम इसमें पढ़ेंगे। थर्मल फिजिक्स। थर्मल यानी हीट से, इसमें हम हीट के बारे में पढ़ेंगे। इन विच वन स्टडीज द नेचर ऑफ हीट एंड चेंजेस दैट द एडिशन ऑफ हीट ब्रिंग्स आउट अबाउट इन मैटर। यानी हीट उसमें आ रही है या जा रही है, किसी बॉडी पे क्या असर पड़ रहा है उसका, वो हम इसमें पढ़ेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स which primarily deals with the physics of small objects such as atoms, nuclei, quarks। quarks जो होते हैं ये से भी, एटम और न्यूक्लियस से भी छोटे होते हैं पार्टिकल्स, etc. However, quantum mechanics will be treated only briefly for the lack of time। यानी इसमें हम बहुत कम इसको पढ़ेंगे। ये है डायमेंशंस, ये आपने पढ़ी हुई होंगी। Every physical quantity can be expressed in three fundamental dimension। मैथ जो है इसके एम से ये एम, यहाँ पे मिस्टेक ये है कि स्केयर ब्रैकेट होती है, ये वाली ब्रैकेट नहीं होती। लेंथ एल टाइम टी। सम एग्जाम्पल्स, ये एग्जाम्पल दी हुई स्पीड की। स्पीड का क्योंकि यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। मीटर क्या है, लेंथ का यूनिट है तो एल, और टी पर सेकंड है ना, तो ये पर टी हमने टी की पावर -1, और इसको स्केयर ब्रैकेट्स में लिखना है। डायमेंशन हमेशा स्केयर ब्रैकेट में होती है। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्केयर होता है, इसलिए LT-2। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। न्यूटन क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्केयर। किलोग्राम का एम, मीटर का एल, पर सेकंड स्केयर है तो T-2। इसी तरह ये एनर्जी जो है वन जॉल होता है ना, न्यूटन मीटर, तो ये इसमें ये क्या है, किलोग्राम मीटर स्केयर पर सेकंड स्केयर, तो M/L² T-2। इसी तरह ये प्रेशर का है। यू कैन नॉट एड दी क्वांटिटीज दैट हैव डिफरेंट डायमेंशन। हम कोई भी क्वांटिटी वही ऐड कर सकते हैं फिजिकल जिसके, या एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए जिनके यूनिट्स सेम हो। So force can be added to force, but force can never be added to energy क्योंकि उसकी यूनिट पे फर्क है। A formula is definitely wrong if the dimension on the left and right side of the equal signs are different। इक्वेशन कोई भी तभी करेक्ट होती है जबकि उसके दोनों साइड की डायमेंशंस भी इक्वल हैं। अब ये एक फंक्शन है साइन थीटा का,
अगर तो थीटा कोई डायमेंशन वाली क्वांटिटी होती तो कभी भी इसका आंसर इस तरह ना होता, क्योंकि देखिए ये थीटा है, यहाँ थीटा क्यूब है, यहाँ थीटा 5 है, इसी तरह आगे थीटा की पावर 7 आएगी, 9 आएगी, जो भी है। अगर तो इसकी कोई डायमेंशन होती तो ये कभी भी ऐड और सब्ट्रैक्ट आपस में नहीं हो सकती थी, इसलिए ये क्या है, डायमेंशनलेस है। Remember that any function f of x takes as input a dimensionless number x and outputs a quantity f, which may or may not have a dimension. Take, for example, the function f of theta is equal to sine theta. You know the expression. Expansion इसकी एक ये होती है. If theta had a dimension, then you would be adding up quantities of different dimension, and that is not allowed. अब डायमेंशन और यूनिट में भी फर्क होता है, थोड़ा बहुत होता, वैसे इतना ज्यादा खास नहीं है, यूनिट से ही हम डायमेंशन बनाते हैं। लेकिन अब जो हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं वो भी हम उसी को ही करते हैं, चाहे डायमेंशन सेम हो, लेकिन यूनिट भी सेम होने चाहिए। अगर कोई क्वांटिटी सेंटीमीटर में है और एक वो जो है किलोमीटर में है, हम उस तरह से उसको ऐड नहीं करते, दोनों के यूनिट पहले सेम करते हैं फिर ऐड करते हैं। Do not confuse units and dimension. We can use different units to measure the same physical quantity. यानी जैसे लेंथ के लिए हम मीटर भी यूज करते हैं, सेंटीमीटर भी यूज करते हैं, मिलीमीटर भी, डिपेंड अपॉन कि आप जिस चीज की लेंथ मेयर कर रहे हो उसकी वो चीज छोटी है या बड़ी। अब जैसे किसी एरिया का डिस्टेंस बताना है, बहुत ज्यादा है, तो हम उसको किलोमीटर में कहते हैं। अगर बहुत कम, कोई किसी स्केल की जितनी कोई रीडिंग है, तो हम उसको इंचेस में भी बता रहे होते हो, मीटर में बता रहे हो। मीटर तो बहुत बड़ा हो जाता है ना उस लिहाज से, अगर छोटी कोई चीज है तो हम उसको सेंटीमीटर में, या बहुत छोटी है तो उसको मिलीमीटर में बताते हैं। यू कैन मेजर द मैस इन, अभी यहाँ इधर एग्जांपल दिया वो मैस के लिए, मैस इन यूनिट ऑफ किलोग्राम भी होता है, पाउंड भी, इवन इन सेर एंड चटक। इन दिस कोर्स वी shall always use MKS or meter kilogram second system. When you want to convert from one system to another, be methodological in example below. जैसे ये इन्होंने MI एक यूनिट है, बड़ा यूनिट होता है, ये किलोमीटर समथिंग में इसका आंसर आता है। और ये आर भी टाइम का बड़ा यूनिट है, हम यूजुअली कोई स्पीड वगैरह का यूज करते हैं तो मीटर पर सेकंड यूज करते हैं, तो ये कन्वर्ट किया हुआ है। When you write it in this manner, note the various quantity cancel out cleanly in the numerator and denominator, so you never make a mistake. A good scientist first thinks of larger picture then of finer details. यानी वो पहले बड़ी चीजों पे गौर करता है, फिर छोटी चीजों पे गौर करता है. So estimating order of magnitude is extremely important. Students often make the mistake of trying to get the decimal point. Decimal point mean पॉइंट, ये जो है हमारा, जैसे ये 0.3, ये इसके बाद वाला, इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, और जो पॉइंट से पहले वाला है उसके बारे में नहीं सोचते, विच ऑब्वियसली मैटर्स द मोस्ट, क्योंकि सबसे पॉइंट वाली चीज में थोड़ा बहुत फर्क हो वो इतना फील नहीं होता, लेकिन जो जैसे एक है कोई क्वांटिटी 4.6 सेंटीमीटर, आप अगर उसको 4.65 कर दो वो इतना फर्क नहीं आएगा, लेकिन अगर आप उसको लिख दो 5 है या 6 है, 6 सेंटीमीटर, वो बहुत ज्यादा मैटर करेगा, वो गलत हो जाएगा। सो इफ यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट द हाइट ऑफ सम बिल्डिंग using some data and you come with this meter or this meters, then the answer is plain nonsense, even though you may have miraculously got the last 6 digits right. यानी पॉइंट के बाद वाले बेशक आपने ठीक लिखे हैं, उससे इतना फर्क नहीं पड़ता जितना इसके पीछे वाले से पड़ता है। Physics is common sense first, so use your intelligence before submitting your answer. अब यही वो चीज जो हम कह रहे थे कि दोनों साइड की डायमेंशन अगर इक्वेशन की ठीक होती है तो फिर ही जो इक्वेशन है वो ठीक है। अब आपको पता है ये कि इक्वेशन इन्होंने गलत करके लिखी हुई है। अब इधर से इसका अगर हम यूनिट्स मेजर करें, और ये इसका और इसका तो यूनिट सेम होता है ना, क्योंकि ये वेलोसिटी है, लेकिन ये ऐड नहीं होगा। ए टी जो है, ए टी का यूनिट जो है
वो v के बराबर आता है, यानी वेलोसिटी के, क्योंकि ये जो है ना मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना, और ये सेकंड है, तो मीटर पर सेकंड हो जाता है, लेकिन ये क्या है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये ही नहीं ऐड हो सकते क्योंकि डायमेंशंस डिफरेंट है दोनों की। तो फिर क्या हुआ, ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। अब ये वाली इक्वेशन जो है, बेशक हमने जो इक्वेशन पढ़ी है v इज इक्वल टू यू प्लस AT पढ़ा है ना हमने, तो ये इन्होंने थोड़ी सी डायमेंशन, ये फिर भी ठीक हो सकती है क्योंकि ये डायमेंशनली करेक्ट है। ये इसका आंसर मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है, तो इसका भी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है। Always check your equation to see if they have the same dimension on left side as on the right side. So, for example, from this principle, we can see the equation. ये equation जो मैंने आपको पहले करके बता दी है, is clearly wrong, whereas it could possibly be a correct relation. यहाँ पे v और u velocities हैं, a acceleration है, t time है. Note here that I use the word possibly because the dimension on both sides match up in this case. हम जब कोई इक्वेशन डिराइव करें जो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो, और अगर हम उसकी लिमिट्स फाइंड कर सके तो हमारे लिए बेहतर फायदा ये हो जाता है कि हम उसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन माइंड में सोच लेते हैं। तो हमें उसकी कोई एक चीज की वैल्यू ना भी पता हो तो हमारे माइंड में उसका एक स्केच बन जाता है कि ये चीज ऐसे ऐसे है। Whenever you drive an equation that is a little complicated, see if you can find a special limit where it becomes simple and transparent. So sometimes it is helpful to imagine that some quantity in it is very large or very small. यानी ये larger और ये smaller है. Where possible, make a mental graph so that you can picture an equation. So, for example, a formula for the distribution of molecular speed in a gas could look like, ये उसका formula दिया हुआ है. Even without knowing the value of A, you can immediately see that f of v goes to 0 for a large value of v and v is equal to 0. The maximum value of v occurs at v naught and the function decreases on both sides of this value. Now, summary of lecture 2, kinematics. Kinematics में हम पढ़ेंगे डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एटसेट्रा. कोई भी, अगर हम किसी पॉइंट ए से पॉइंट बी का हम कोई रास्ता बता रहे हैं, अगर तो वो स्ट्रेट पाथ है तो वो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, और नहीं तो हम उसको कहेंगे कि ये एक जगह से दूसरी जगह का रास्ता है, फासला है, या उसको साइंटिफिकली फिजिक्स में कहते हैं डिस्टेंस. एक्स ऑफ टी, यानी एक्स फंक्शन है जो कि टी टाइम पे डिपेंड कर रहा है, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट एंड इट डिनोट्स द पोजीशन ऑफ अ बॉडी. If the displacement is positive, then the body is to the right of the chosen origin, and if negative, then it is to the left. यानी अगर हम अपने माइंड में एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को सोचें जिसके 4 क्वाड्रेंट हैं, अगर तो वो थर्ड क्वाड्रेंट वाली साइड पे है तो एक्स की वैल्यू यानी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो है वो नेगेटिव में आएगी. अब अगर कोई बॉडी जो है डिस्टेंस या डिस्टेंस कवर कर रही है अगर किसी टाइम इंटरवल के दौरान में, तो हम उसको कहेंगे स्पीड. और अगर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो फिर वो होती है वेलोसिटी. If a body is moving with average velocity, average speed v, then in time t, it will cover a distance d is equal to vt. But in the fact that speed of a car changes from time to time, so one should limit the use of the formula to small differences only. क्योंकि वो जैसे गाड़ी चलना शुरू होती है, उसकी पहले स्पीड 0 है, फिर आहिस्ता आहिस्ता भरी है, एक टाइम पे जाके वो मैक्सिमम होगी, फिर जब गाड़ी की ब्रेक लगनी है या गाड़ी ने रुकना है तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड जो है वो डिक्रीज होगी. इसी तरह समटाइम्स आपको रास्ते में कहीं रुकना पड़ सकता है, कोई सिग्नल इस तरह, तो वो
स्पीड उसकी बार बार क्या है, चेंज हो रही है. सो मोर एक्यूरेटली one defines an average speed over the small intervals delta t as average speed is equal to distance travel in the time delta t over delta t. और क्योंकि लम्हे ब लम्हे इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही होती है, तो अगर हमने किसी एक स्पेसिफिक टाइम पे बताना है कि गाड़ी की स्पीड क्या है या क्या थी, उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस यानी लम्हाती. We define instantaneous velocity at any time t as v is equal to x t2 minus x t1 over t2 minus t1, which is equal to delta x over delta t. ये ग्राफिकल नोटेशन भी इसकी दी हुई है. Here delta x and delta t are both very small quantities that tend to zero, but their ratio v does not. Just as we have defined, जिस तरह डिस्टेंस ओवर टाइम होती है वेलोसिटी, वो स्पीड होती है, और डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम जो है हमारे पास वेलोसिटी, इसी तरह वेलोसिटी बाय टाइम जो होती है वो एक्सेलरेशन होता है. और जिस तरह हम एक्सेलरेशन को भी उसी तरह इंस्टेंटेनियस बता सकते हैं जैसे हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को बताया. जस्ट एज वी हैव डिफाइंड वेलोसिटी एज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, यहाँ पे ये मिस्टेक है. जब स्पीड की बात की जाए तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस होता है, जब वेलोसिटी की बात की जाए तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है. सिमिलरली वी कैन डिफाइन इंस्टेंटेनियस acceleration at any time t as a is equal to v t2 minus v t1 over t2 minus t1 यानी डेल्टा v over डेल्टा t. इधर भी डेल्टा वी और डेल्टा टी बहुत स्मॉल वैल्यूज हैं जो कि जीरो के करीब करीब हैं, लेकिन इनकी रेशो जीरो नहीं होती, जीरो के करीब करीब उस तरह से नहीं होती. Here delta V and delta T are both very small quantities that tend to zero, but their ratio A is not zero. In general, negative acceleration is called deceleration. The speed of decelerating bodies decreases with time. Some students are puzzled by the fact that body can have a very large acceleration but can be standing still at a given time. In fact, it can be moving with the opposite direction to its acceleration. There is actually nothing strange here because position. For constant acceleration and a body that starts from rest at t is equal to 0, v increases linearly, यानी टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेलोसिटी, और v is equal to at. If the body has speed v naught at time t is equal to 0, then at time t v is equal to at plus v naught. यानी ये आपने पढ़ा हुआ है, ये vf is equal to vi plus at. ये v फाइनल है और ये v इनिशियल है, ये वही रिलेशन दिया हुआ है. we note in 6 यानी ये वाले 6 पॉइंट पे how far a body moving at a constant speed in time t, but if the body is changing its speed, कि हर वक्त स्पीड चेंज हो रही है, फिर क्या होगा, that is if the speed is increasing linearly, that is constant acceleration. The answer is particularly simple. Just use the same formula as in 6, यानी vf is equal to vi plus at. But use the average speed v naught plus at over 2. So we get x is equal to x naught plus v naught plus at into t over 2. ये फार्मूला हमने x s इज इक्वल टू जो पढ़ा हुआ है, ये वो फार्मूला है आपने जो 3 इक्वेशन पढ़ी हुई है ना, ये वो. दिस फार्मूला टेल्स हाउ फार अ बॉडी moves in time t if it moves with constant acceleration a and it started at position x naught at t is equal to 0 with a speed v naught. We can eliminate the time 7 and we arrive a useful formula to tell us the what is the final speed will be after the
body has traveled a distance equal to x minus x naught after time t is equal to v square is equal to v naught square plus 2a into x minus x naught. वेक्टर वेक्टर वो क्वांटिटी होती है जिसकी कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है, जैसे वेलोसिटी और स्पीड में यही फर्क है कि वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी और स्पीड जो है वो उसकी स्केलर क्वांटिटी है, वो डिफरेंट डायरेक्शन में हो सकती है। इसी तरह अगर एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो वो हम उसको अगर एक डायरेक्शन में कह रहे हैं कि वो शॉर्टेस्ट है तो वो डिस्टेंस भी है और लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट भी है। अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो उसकी डिस्टेंस जो है उसकी और डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड सेम होती है। इसी तरह अगर एक ही डायरेक्शन में कोई स्पीड है तो वो स्पीड जो है वही वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड होती है। A quantity that has a size as well as direction is called a vector. So, for example, the wind blows with some speed and in some direction. So, the wind velocity is a vector. यानी हवा अगर एक मुक्त डायरेक्शन में जा रही है, चल रही है, तो हम उसको भी कहेंगे कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। If we choose axis, then a vector is fixed by its component along the axis. यानी एक वेक्टर के फिर कोई x axis और y axis के along कोई component होते हैं। In one dimension, a vector has only one component. Call it x component. In two dimension, a vector has both x and y. In three dimension, components are along the x, y, z axis. चार डायमेंशन भी होती हैं कुछ चीजों की, हम उसको x, y, z और t कहते हैं। टाइम चौथी डायमेंशन होती है। If we denote a vector r is equal to xy, तो यहाँ पे ये xy जो है xi और yj भी कह सकते हैं आप इसको। rx is equal to x is equal to r cos theta, y is equal to y is equal to r sin theta भी कह सकते हैं। और x square plus y square is equal to r square होता है। थीटा इधर है, टेंजेंट थीटा जो है y ओवर x। हम दो एक तो होते हैं स्केलर्स को हम किसी भी तरह ऐड कर सकते हैं, नॉर्मल जैसे 3+2 5+2 समथिंग इस तरह। लेकिन जब वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करना होता है तो उनके लिए हम हेड टू टेल रूल यूज करते हैं, और जो हमने वेक्टर्स को ऐड करना है हम उनको स्लाइटली एक जगह से दूसरी जगह इस तरह से लेके जाते हैं कि उनकी डायरेक्शन भी चेंज ना हो। तो ये इनको अगर हमने ऐड करना है, ये पहला वेक्टर है, इसके हेड से दूसरे वेक्टर की टेल मिलानी होती है, और फिर फर्स्ट वेक्टर के टेल से टेल और लास्ट वेक्टर के हेड से हेड मिले तो ये जो चीज होती है ये हमारे पास रिजल्टेंट होता है। अगर हम इसको सी कहें, इसको ए और बी कहें, तो सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, इस तरह है। Two vectors can be added together geometrically. We take any one vector, move it without changing its direction so that both vectors start from the same point and then make a parallelogram. The diagonal of the parallelogram is the resultant. Two vectors can also be added algebraically. In this case, we simply add components of two vectors each along axis separately. यानी x के along वाले को x के along वाले में ऐड करेंगे, y वाले को y के along ऐड करेंगे और j वाले को j के along ऐड करेंगे। या कह लो कि अगर x y z है ना, तो z वाले को z के साथ, अगर हम बात करें i j k के लिहाज से, यानी x वाले के लिए i होता है, y वाले के लिए j और c के लिए k, तो वो हम उसको उस तरह से ऐड करते हैं। Two vectors can be put together as 1.5, 2.4 प्लस 1, -1। तो हमने ये 1.5 को 1 में प्लस करेंगे और 2.5 अगर 2.4 को इसमें करना है तो ये तो माइनस होगा। 2.4 में से ये निकालेंगे तो ये 1.4 रह जाएगा। Now, brief lecture summary of kinematics 2. The concept of derivative of a function is exceedingly important. हमारे पास ये बहुत अहमियत रखता है कि कैसे वो चीज चेंज हो रही है। The derivative shows how fast a function changes with when its argument is changed. Remember that for f of x, we say that f is a function that depends upon the argument x.
You should think f as a machine that would gives you the value of f when you input x. इसी तरह जैसे अगर हम ये वेलोसिटी की बात करते हैं तो वो टाइम के अकॉर्डिंग क्या चेंज हो रहा होता है, डिस्प्लेसमेंट। अगर एक्सेलरेशन की बात कर रहे होते हैं तो वो एक्सेलरेशन भी एक क्या है, फंक्शन है, जिसमें वेलोसिटी जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रही होती है। फंक्शन डू नॉट ऑलवेज हैव टू बी रिटन एज एफ ऑफ एक्स या एक्स ऑफ टी। ये भी एक फंक्शन, इट टेल्स वेयर अ बॉडी इज एट डिफरेंट टाइम टी। The derivative of x of t at time t is defined as d of x over dt. हिंदी में डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी। ये फर्स्ट प्रिंसिपल होता है डेरिवेटिव का, जिसमें हम इस तरह इसको लिखते हैं कि x जो है वो t प्लस डेल्टा टी माइनस एक्स और p ओवर डेल्टा, और ये इसका इंस्टेंटेनियस ये वाला हिस्सा इसका आंसर होता है। Let's see how to calculate the derivative of a simple function like x of t is equal to t square. We must first calculate the difference in x at two slightly different values. जैसे कि एक t ले ली, एक हमने t plus delta t ले ली. While remembering that we choose delta t to be extremely small, यानी बहुत छोटी इसकी कोई हमने वैल्यू ले ली. डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, इनका डिफरेंस जो है वो ले लेंगे. ये बड़ी क्वांटिटी है तो ये पहले इसका स्केयर माइनस छोटी का स्केयर. ये स्केयर ए प्लस बी होल स्केयर की वैल्यू पुट की, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab. ये चीज कैंसिल आउट होगी तो हमारे पास क्या बचा, डेल्टा टी का स्केयर प्लस 2t डेल्टा टी. यहाँ से हमने डेल्टा टी को कॉमन ले लिया और दूसरी साइड पे लेके डेल्टा एक्स व डेल्टा टी इज इक्वल टू आ गया डेल्टा टी प्लस 2t. तो अगर हम इसको डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो करके अगर इसको हम डेरिवेटिव लें, ये तो डेल्टा टी से कट जाएगा, तुम्हारे पास 2 आ जाएगा आंसर में. In exactly the same way, you can also show if f of x, x of t is equal to t of n, then ये भी आपने इंटर में जब मैथ पढ़ा होगा, ये फार्मूलाज होते हैं कि अब इसको कैसे इसका डेरिवेटिव लेते हैं. ये पावर रूल यहाँ पे यूज हुआ है, पावर पीछे आ जाती है और पावर में से एक माइनस कर लेते हैं, n t n माइनस 1 इसका आंसर है. Let us apply the above of the function x of t, which represent the distance moved by a body with constant acceleration. So x of t is equal to x naught plus v naught t plus half a t square. जब अब उसका डेरिवेटिव लेंगे t के लिहाज से, तो इसमें t की कोई वैल्यू नहीं है, इसके लिहाज से कांस्टेंट है, ये खत्म. इसमें t के लिहाज से थी तो ये v नॉट, इसमें t के लिहाज से थी तो यहाँ पे पावर लगेगा 2t, इसका ऐसा आएगा, ये वैसे है तो 2 से 2 कट गया तो यहाँ पे v नॉट प्लस 8 आ गई. दिस क्लियरली शोज दैट dv ओवर dt इज इक्वल टू 0 प्लस a. अब मतलब अगर हम इसको t इसके लिहाज से अगेन डेरिवेटिव लेने विद द टाइम, तो इसमें तो जस्ट a आएगा ना, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, और ये इसका डेरिवेटिव 1 होता है. नाउ a stone dropped from a rest increases its speed in the downward direction. यानी अगर हम पत्थर ऊपर से फेंकते हैं तो उसकी नीचे की तरफ का स्पीड इंक्रीज होती है, वो ऊपर से नीचे आ रहा है. और dv ओवर dt, यानी ये जो एक्सेलरेशन है वो g होता है ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसकी नियरली वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकेंड. दिस इज ट्रू प्रोवाइडेड वी आर फेयरली क्लोज टू द अर्थ. Otherwise, the value of g decreases as we go further away from the earth. g की वैल्यू एक हर जगह सेम नहीं होती, डिफरेंट होती जाती है. Also know that if we measure distance from the ground up, then the acceleration would be negative. और एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे g की वैल्यू 0 भी होती है. A useful notation: write dv over dt is equal to, ये v की जगह हम dx ओवर dt लिखते हैं तो ये इसको हम डबल डेरिवेटिव भी कहते हैं. सेकंड डेरिवेटिव डी स्केयर एक्स ओवर डी टी स्केयर, वी कॉल डी स्केयर एक्स ओवर डी टी स्केयर सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी, और द rate of change of x with respect to t.
It is easy to extend the ideas to a body moving in the both x and y direction. The position and the velocity in two dimension are r is equal to x of t I cap plus y of t j cap. और अगर हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, ये पोजीशन वेक्टर है ना, अगर टी के लिहाज से इसका डेरिवेटिव हम ले लेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। तो हम इसको v of x I cap plus v of y j cap. Here the unit vectors I and j are fixed, meaning that they do not depend upon them. अब दो वेक्टर्स हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन दो तरह से होती है। एक होती है मल्टीप्लिकेशन अगर उनका आंसर जो है स्केलर क्वांटिटी के तौर पे आए, उसको हम स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। और एक होती है मल्टीप्लिकेशन के उसको हम मल्टीप्लाई करें और आंसर हमारे पास जो है वो वेक्टर प्रोडक्ट के तौर पे है। इस चैप्टर में हम जस्ट स्केलर प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे कि दो वेक्टर्स हैं वो मल्टीप्लाई किए जा रहे हैं और आंसर जो है वो स्केलर आंसर आ रहा है। The scalar product of two vectors a and b is defined as a dot b is equal to ab cos theta. You can think of a dot b is equal to a into b cos theta. यानी a जो है मैग्नीट्यूड ऑफ a और ये जो है प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a। इसी तरह अब इसको हम b इंटू a cos थीटा भी कह सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ b एंड द प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b। रिमेंबर दैट फॉर यूनिट i डॉट i j डॉट j और ये जो होता है या अगर k डॉट k भी है, जो सेम यूनिट है उनका आंसर होता है 1 और जो डिफरेंट होते हैं वो 0, बिकॉज cos जो है वो 90 पे 0 होता है और 0 मतलब cos 90 डिग्री जो होता है वो 0 होता है और cos 0 1 होता है। इसलिए अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो ये यहाँ पे एंड होती है। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अल्लाह।